जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। किसान भाइयों, कल हमारे छगन चाचा और उनके बेटे में घमासान युद्ध हो गया। असल में हमारे छगन चाचा के बेटे वकील बनना चाहते हैं और हमारे छगन चाचा चाहते हैं कि वो किसानी करें। बहुत बहस हुई और बहस के बाद में हमारे छगन चाचा ने अपने बेटे को एक ऐसे सफल किसान का उदाहरण दिया जिसको सुनते ही हमारे छगन चाचा के बेटे फौरन किसानी के लिए मान गए। वो कौन से सफल किसान हैं, आप भी जानना चाहेंगे? चलिए जरूर मिलवाऊंगी, लेकिन पहले जानेंगे कि मंडी में क्या हलचल है। मंडियों में कौन से अनाजों की आवक हो रही है और कौन से अनाजों की आवक नहीं हो रही है, खेती से जुड़ी खबरें क्या हैं और आज मौसम के हाल क्या रहने वाले हैं। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। प्रदेश में बनेगा लहसुन निर्यात केंद्र, नवीनतम कृषि तकनीक जानने राज्य के किसान जाएंगे विदेश। प्रदेश के 4 जिलों को मिलाकर लहसुन निर्यात केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस हेतु जल्द ही केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। केंद्र से मंजूरी मिलते ही राज्य सरकार द्वारा लहसुन खरीद कार्य शुरू किया जाएगा। कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने विधानसभा में बताया कि शीघ्र ही प्रदेश में लहसुन निर्यात केंद्र की स्थापना की जाएगी। प्रदेश के 12 बूंदी, झालावाड़ और कोटा जिलों को मिलाकर लहसुन केंद्र बनाया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि लहसुन निर्यात केंद्र की स्थापना बाजार हस्तक्षेप योजना में की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लहसुन उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, जिसका फायदा प्रदेश के किसानों को भी मिलना चाहिए। गौरतलब है कि इस वर्ष लगभग 8,43,000 मीट्रिक टन लहसुन उत्पादन होने की संभावना है। कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने विधानसभा में बताया कि प्रदेश के प्रगतिशील किसानों को आधुनिक खेती और विपणन की जानकारी के लिए विदेश भेजा जाएगा। विधानसभा में बजट बहस में कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को स्वयं के खेत पर कृषि प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन इकाई स्थापित करने के लिए जल्द ही अनुदान योजना लागू की जाएगी। राज्य के 125 प्रगतिशील किसानों के 5 दल बनाकर आधुनिक खेती और विपणन की जानकारी के लिए विदेश भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि मदनगंज, किशनगंज में दलहन की विशिष्ट मंडी बनेगी। इसी प्रकार बस्सी, जयपुर में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक सेंटर की स्थापना की जाएगी। पान मैथी को कृषि जिन्सों में शामिल किया गया है। हमारे किसान भाइयों को अपनी जिन्सों के उचित मूल्यों का इंतजार हमेशा रहता है, क्योंकि इसी से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। आइए देखते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों में प्रमुख जिन्सों के बाजार भाव। सरसों लालसोट की मंडी में 3,500 रुपये प्रति क्विंटल, झुंझुनू की मंडी में 3,400 रुपये, बीकानेर की मंडी में 3,350 रुपये, आबू रोड की मंडी में 3,300 रुपये और कोटपूतली की मंडी में सरसों के भाव 3,200 रुपये प्रति क्विंटल रहे। गेहूं लालसोट की मंडी में 1,671 रुपये प्रति क्विंटल, जयपुर की मंडी में 1,775 रुपये, सीकर की मंडी में 1,850 रुपये, बीकानेर की मंडी में 1,800 रुपये, आबू रोड की मंडी में 1,825 रुपये और झुंझुनू की मंडी में गेहूं के भाव 1,700 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। किसान भाइयों, प्रदेश के दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आइए इसी क्रम में देखते हैं मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में आसमान साफ रहने और तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। राज्य के प्रमुख शहरों का तापमान इस प्रकार रहने की संभावना है। जयपुर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। जोधपुर अधिकतम 37 डिग्री, न्यूनतम 20 डिग्री। कोटा अधिकतम 36 डिग्री, न्यूनतम 20 डिग्री। उदयपुर अधिकतम 35 डिग्री, न्यूनतम 17 डिग्री। बीकानेर अधिकतम 38 डिग्री, न्यूनतम 23 डिग्री। और अंत में जैसलमेर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। नमस्कार। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल।
देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसान भाइयों, मैं अब आपको मिलवाने जा रही हूं जोधपुर के सफल युवा किसान ललित देवड़ा से। इन्होंने लाखों का पैकेज छोड़कर, एमबीए की नौकरी छोड़कर किसानी को अपनाया, किसानी को एक व्यवसाय के रूप में किया और फूलों की खेती की, जैविक खेती की, कई कृषि यंत्रों का निर्माण किया, कई नवाचार किए खेती में। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। बदलते समय की मांग के अनुसार कृषि में चीजें बदल रही हैं। आज की खेती समन्वित खेती बनती जा रही है। जो जितना समग्र रूप से खेती में आगे बढ़ेगा वो उतना ही लाभ कमाएगा। यह बात खेती में अच्छी तरह अब लागू होती है। हमारे देश के कुछ युवा किसान इस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं कि वो खेती बाड़ी के सारे रूपों को अपना रहे हैं। किसान भाइयों, आज की हमारी सफलता की कहानी भी एक ऐसे ही जुझारू, कर्मठ, युवा सफल किसान के जीवन पर आधारित है जिनका नाम है ललित देवड़ा। ललित देवड़ा जोधपुर मंडोर के रहने वाले वो सफल प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने एमबीए तक की डिग्री प्राप्त कर अच्छी बड़े पैकेज वाली नौकरी में जाना उचित नहीं समझा, उसके स्थान पर खेतीबाड़ी में आना उचित समझा। आज लाखों का पैकेज छोड़कर ललित देवड़ा खेतीबाड़ी में आए। देखते ही देखते खेतीबाड़ी में समन्वित कृषि प्रबंधन को अपनाया और आज बन गए हैं आदर्श युवा किसान। अब आइए थोड़ा सा इनके कृषि के जीवन पर प्रकाश डालते हैं और मुलाकात करते हैं ललित देवड़ा से और जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने खेतीबाड़ी को चुना और इसे अपना व्यवसाय बनाया। पुराने तरीके से जो खेती हो रही थी उसको मैंने थोड़ा बदल के और उसमें नया आयाम जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पे सोचा कि नए तरीके से जो प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन का काम होता है जिसमें ग्रीन हाउस आपका आता है, तो मैंने अपने यहाँ पे एक ग्रीन हाउस भी बनवाया। बेसिकली पॉली हाउस कहेंगे इसको। पॉली हाउस में मैंने सबसे पहले खीरा ककड़ी लगाई थी, जिसको मार्केट में जो बिकती है, नॉर्मली जो लोग जानते हैं वो चाइनीज़ खीरा के नाम से ज़्यादातर लोगों के बीच में नाम फेमस है। उसमें टर्की से मैंने युक्सेल कंपनी का सीड मंगवाया था और इस पूरे पॉली हाउस के अंदर मैंने सबसे पहले खीरा ककड़ी लगाई थी। करीब 5,500 बीज लगाए थे मैंने इसमें और टर्मिनेटर वैरायटी थी जिसको मैंने एक ही सीज़न में सबसे पहले बार करीब 28 टन खीरे का मैंने प्रोडक्शन लिया था। 28 टन खीरा और अप्रोक्सीमेटली मेरे को मार्केट में उसका 22 रुपया पर केजी के हिसाब से मेरे को रेट्स मिली थी। खीरा हो गया, उसके बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च का भी उत्पादन लिया है। अभी जैसे आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे टमाटर लगाया हुआ है। अगेन बेल वाला टमाटर है, ये खड़ा रहेगा और इसमें हिमशिखर वैरायटी को मैंने यूज़ किया है, जो अभी मेरी सारी लगी हुई हिमशिखर वैरायटी है। पॉली हाउस में जब भी अपन कोई पौध लगाते हैं तो बीज को पहले इस ट्रे में लगाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे मैंने टमाटर की पौध को तैयार किया हुआ है। इस तरह से आप कोकोपिट के अंदर, इस प्रो ट्रे के अंदर सीड को पहले डालेंगे और उससे ये आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। उसके बाद में इस नर्सरी को आप अपने बेड में ट्रांसफ़र करेंगे, जो पॉली हाउस में अपन बेड बना रहे हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये बेड बने हुए जिसमें मैंने पौधे यहाँ से इनमें शिफ्ट कर दिए हैं सारे के सारे। पॉली हाउस बेसिकली आपको एनवायरनमेंट कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा एक तरीका है, जिससे आप यूं कह सकते हैं कि वर्टिकली खेती करने के लिए भी एक बहुत अच्छा तरीका है। आप हॉरिजॉन्टली नहीं करके पेड़ों को ऊपर रस्सियों के सहारे बांध के एक बहुत छोटी सी जगह में बहुत बड़ी जगह का आप प्रोडक्शन लेते हैं। आपका क्लाइमेट कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर फॉगर्स लगे होते हैं जो आर्द्रता को एक तरह से कंट्रोल करते हैं। इसके टॉप, इसके ऊपर, इसकी सीट के ऊपर स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं जो यहाँ का क्लाइमेट भी ठंडा करती है, जिससे आपको एक उपयुक्त वातावरण, जब एक तरह से बेमौसम की सब्जियां भी आप इसके अंदर उगा सकते हैं, जिनकी ऋतु नहीं होगी फिर भी आप इनमें उगाएंगे। उसी समय आपको मार्केट्स में रेट्स भी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं।
तो इस तरह से ये संरक्षित खेती किसानों के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है, जिसको आगे बढ़ाते हुए आप किसान इसको तरीके को यूज़ कर सकता है। पॉली हाउस लगाने का एक तरह से सबसे बड़ा फायदा मैं आपको ये बताऊं तो इससे क्या हो रहा है कि पहले मुझे भी नहीं इतना ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज था कि कैसे हो पाएगा या क्या हो पाएगा, बट आप ऐसे इसमें खेती कर रहे हैं। मोस्टली एक्सोटिक वेजिटेबल्स जो होते हैं उनको, या जो बाहर से या दूसरे प्रदेशों में जो सब्जियां होती है जो आपके पर्टिकुलर किसी जगह पे या किसी डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में नहीं होती है, जो बाहर से आती है, आप यहाँ पे क्लाइमेट को कंट्रोल करके उन तरह की सब्जियों को यहाँ पे करते हो। इससे क्या हो जाता है कि आपको रेट्स जो है बहुत अच्छे मिलते हैं मार्केट में। जैसे कोई चीज बाहर से आती है तो वो उसकी रेट्स ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा रहती है। तो आप यहाँ पे ग्रीन हाउस में आप टमाटर जो है चेरी टमाटर हुआ, या आप रेड येलो कलर की जो कैप्सिकम हुई, जिनको उगाओगे, एक तरह से इसको आप अपना केवल एग्रीकल्चर नहीं मान के इसको फैक्ट्री की तरह ट्रीट करें, जिसमें आपका लेबर्स भी है, मैन पावर भी है, एंड आपका सारा मार्केटिंग का भी है। अच्छा, इससे क्या हो रहा है कि सारा जो मेरा फाइनेंशियल एक तरह से आप कहें या जो आमदनी है मेरी, वो बढ़ जाती है। अपन इसको फैक्ट्री की तरह या व्यवसाय की तरह ट्रीट करते हैं, तो जिसमें आपका एक छोटी सी जगह में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो आपको सीधी सीधी बात है कि मार्केट में उस पर्टिकुलर सब्जी का आपको मुनाफा, वो रेट्स भी ज़्यादा मिलेगी। रेट्स ज़्यादा मिलती है तो आपको ओवरऑल जो कहेंगे मार्जिन वो भी ज़्यादा मिलेगा। ललित देवड़ा ने खेती में आधुनिकता के पक्ष को स्वीकार किया। ललित देवड़ा ने कृषि में नवाचारों को प्राथमिकता दी। उन्होंने कृषि विभाग की मदद से पॉली हाउस का निर्माण कराया और खीरा, टमाटर, मिर्च की खेती पॉली हाउस से लेना शुरू किया। वो लोग जो ललित देवड़ा पर हंसते थे, वो ही आश्चर्यचकित हो गए जब ललित देवड़ा ने लाखों रुपयों की जब आमदनी ललित देवड़ा को होने लगी, तो लोग आश्चर्य में पड़ गए। अब आप एक यहाँ पे जो मेरा दूसरा पॉली हाउस है, जिसमें खीरा ककड़ी लगी हुई है अभी, जिसमें सारा का सारा अगेन फिर से देखेंगे तो टर्मिनेटर वैरायटी का जो खीरा लगा हुआ है, चाइनीज़ खीरा भी बोलते हैं। अब मैं आप सब लोगों को या जो भी दर्शक हैं किसान चैनल के, उनसे ये एक आशा करता हूँ और एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कैसे वो अपने को सिर्फ और सिर्फ नौकरी में ही सब कुछ ना समझ के एक खेती को अपना एक नया आयाम या अपना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे एक एंटरप्रेन्योर इस फील्ड में भी बन सकते हैं। आज की तारीख में बहुत अच्छा स्कोप है। यदि आप एग्रीकल्चर में भी काम करना चाहे तो बहुत सारे अलग अलग वर्टिकल्स हैं जिसमें करने चाहिए। मैं खुद आपके सामने एक वो उदाहरण हूँ जिसने कैसे एक मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी को छोड़ के अपने खेती को ही अपना व्यवसाय बनाया और अपना फ्यूचर के लिए उसको आजीविका का एक साधन बनाया है। इसी के साथ सारे के सारे युवाओं को मैं एक बार फिर से निवेदन करता हूं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी खेती के बारे में सोचें और उसमें होने वाले नए नए प्रयोगों को, नए नए तकनीकों को अपना के इस फील्ड के और ज़्यादा अच्छे से जुड़ें और इसमें कुछ नया करें, ताकि अपन खेती को सिर्फ पुराने तरीके वाली नहीं समझ के इसको एक अच्छा अपना सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। ललित देवड़ा कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने कृषि में हर कार्य को अपनाया। आइए हम जानते हैं ललित देवड़ा की फूलों की और फलों की खेती का सफर कैसा रहा। मैंने MBA किया हुआ है। MBA पुणे से मैं पास आउट होने के बाद में एग्रीकल्चर को ही अपना एक तरह से फ्यूचर समझ के इसको अपना बिजनेस लिया और खेती को ही अपना भविष्य सारा लेके मैं उसमें काम कर रहा हूँ। मेरे यहाँ पे पहले पुराने तरीके से जो खेती होती थी, जिसमें फूलों की खेती थी, गेहूं की खेती थी, ये सारी चीज़ें जो हो रही थी वो पुराने तरीके से हो रही थी। उसको मैंने धीरे धीरे नई नई टेक्नोलॉजी के साथ में परिवर्तित करते हुए ड्रिप इरिगेशन या इन सब जो नई नई चीज़ें हैं उनको अपने खेती के आयाम में या उसमें जोड़ा है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकूं और ये तरीके जो पुराना तरीका था उसको और ज़्यादा कैसे नया तरीका बना के दूसरों के लिए भी एक उदाहरण पेश कर सकूं। आप मेरी धर्मपत्नी हैं मिसेज खुशबू,
एंड ये भी सीए हैं और सीए होने के बावजूद भी इन्होंने मेरा खेती में और खेती के साथ साथ घर के जो कार्य है या उन्होंने मुझे पूरा अपना सहयोग दिया है और मेरे साथ हर मेरे काम में कंधा से कंधा मिला के मेरे साथ हमेशा तैयार रहती है। अभी जैसे कि हमने पुराने जो तरीके की खेती जो हम कर रहे थे उसी में उसको आगे बढ़ाते हुए हमने यहाँ पे हमारे खेत पे फ्लोरिकल्चर को भी बहुत सारा महत्व दिया है। ये उद्यानिकी की फसल है एक तरह से, जिसमें गुलाब है, आपका सफ़ेद कलर की गुलदाउदी है, गेंदा है, जिनको भी हम करते हैं और इससे हमारे को बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त होता है। मेरे यहाँ पे 2 बीघा में गुलाब लगा हुआ है, गंगानगरी गुलाब बोलते हैं। किसी समय में जोधपुर में गुलाब को इंट्रोड्यूस करने का भी श्रेय मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर को ही जाता है, क्योंकि उन लोगों ने ही सबसे पहले इसको यहाँ पे इस एरिया में करना शुरू किया था। उन्होंने जैविक प्रबंधन अपनाया, उन्होंने सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया और साथ ही उन्होंने यंत्र बनाने का कारखाना भी स्थापित किया। इसे ही तो कहते हैं समग्र कृषि प्रबंधन। बेसिकली जो भी एनर्जी या हमारे को जहाँ पे भी बोरवेल से पानी निकालने की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए एक मैंने 5 HP की यूनिट लगाई है और एक मेरे 3 HP की यूनिट लगी हुई है। इससे क्या हो रहा है कि जितना भी मेरे को ड्रिप में पानी देना है या मेरे फव्वारे वगैरह चलना है तो इन्हीं सोलर पंप से मेरे ये फव्वारे वगैरह चलते हैं और बिजली का जितना भी मेरा खर्चा पहले जो था वो अब ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कम हो गया है। और इस सोलर में जो है राजस्थान सरकार करीब 70% सब्सिडी के अनुदान से जब मैंने लगाया था उस समय दे रही थी और बाकी 30% जो हिस्सा है वो किसान का लगता है। बाकी सरकार के अनुदान से आप ये सोलर लगाते हैं। हमारे यहाँ वैसे भी सूरज की रोशनी पूरी रहती है तो बहुत अच्छे से सोलर पंप वर्क करते हैं और हमारे लिए एक तरह से बहुत ही अच्छा एक बिजली का वो सोर्स हो गया है। पहले हमारे को उन पे निर्भर रहना पड़ता था कब लाइट आएगी या कब लाइट चली जाएगी, नहीं तो अभी जब भी हम सुबह जैसे ही सूरज उगा हम हमारे यहाँ बोरवेल चालू करते, ट्यूबवेल चालू करते हैं, सोलर पंप को चालू कर देंगे तो हमारे को पानी मिलता रहेगा और रात को हमारे को जग के अलग से पानी पिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने यहाँ मेरे खेत पे एक कस्टम हायरिंग सेंटर भी लगाया है जिसमें कृषि में काम आने वाले लगभग जो भी मेजरली यंत्र है, जैसे मैंने मेरे यहाँ पे ट्रैक्टर ले रखा है, मल्टी क्रॉप थ्रेशर है, आप साथ में देखेंगे पावर स्प्रेयर भी है ट्रैक्टर माउंटेड, रोटावेटर है, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है, डिस्क प्लाउ ले रखा है मैंने, कल्टीवेटर ले रखा है। इनको आपको एग्रीकल्चर इन इक्विपमेंट्स को आप किराए पे भी दे सकते हो। किसानों को दिक्कत क्या होती है कि वो पूरे 12 ही महीने उनको आमदनी नहीं हो पाती है, कभी उनकी फसल का सीजन चलता है कभी नहीं चलता है। यदि आप अपना एक तरह से अलग अलग जगहों पे कृषि में काम आने वाले आयामों को उपयोग में लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि आपके 12 ही महीने अलग अलग आमदनी होती रहेगी। जैसे मेरे यहाँ पे जिस समय फसल नहीं हो रही है या हो नहीं रखी है तो उस समय कृषि यंत्रों को मैं किराए पे देता हूँ जिससे मेरे को आमदनी मिलती रहती है। ये कृषि यंत्र वाला जो सारा यूनिट मैंने लगाया है इस पे भी अनुदान मिलता है। ललित देवड़ा की पत्नी भी सीए पास है। उन्होंने भी ये सोचा कि कोई नौकरी नहीं करके और अपने पति का कृषि कार्य में पूरा साथ देना है। तब से उन्होंने ललित देवड़ा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। उनका पूरा परिवार ही कृषि कार्य में लगा रहता है ललित देवड़ा के साथ। इसी का ये नतीजा हुआ कि ललित देवड़ा की पहचान न केवल एक जिला स्तर के सफल किसान के रूप में हुई बल्कि राज्य स्तर के युवा सफल किसान के रूप में हुई। मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, फिर भी इनके साथ इस कृषि कार्य में जुड़ी हुई हूँ। मुझे नहीं सोचा था मैंने कभी कि ऐसा मैं कर पाऊँगी कभी, मगर इनके साथ जुड़ के और ये सब काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि ये जो नॉर्मली सब सीए होते हैं वो सब जॉब करते हैं, उन सब में जुड़े होते हैं, मगर मेरा जो ये फील्ड है ये बिल्कुल ही डिफरेंट है इनके साथ। तो ये एक अलग ही मज़ा है आप कह सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि और भी महिलाएं हैं जो ये सब काम में जुड़े, और मेरे जो फ्रेंड्स लोग भी हैं उनको भी मैं कहती हूँ तो वो बोलते हैं कि हाँ हम सब भी तेरा ये काम जो है जो ये इनको प्रोत्साहन मिल रहा है इन सब से, तो वो भी बहुत खुश होते हैं, वो भी चाहते हैं कि वो सब इनसे जुड़े। हमारे यहाँ पे डेयरी भी हमने खोल रखी है जिसका दूध हम घी, दूध, छाछ, दही वगैरह हम बाहर बेचते भी हैं और हमारे घर का काम भी हो जाता है।
हमारे यहाँ पे 7-8 गायें हैं। मुझे अपने पति को हेल्प करके इन सब में बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि जो और भी महिलाएं हैं जिनके हस्बैंड इन सब में जुड़े हुए हैं, कृषि कार्य में जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो भी अपने पति के साथ या घर में जो बड़े लोग हैं जो ये कार्य करते हैं, बुजुर्ग लोग, उनके साथ जुड़े और ये कार्य करें, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। और जो और बाकी महिलाएं हैं जो इस फील्ड से नहीं जुड़ी हुई है, मैं चाहती हूँ कि वो भी जुड़े, तो ये एक उदाहरण होगा सबके लिए। और वैसे भी कृषि हमारा एक तरह से राष्ट्र का कार्य है, जो कह सकते हैं कि मेन सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर है हमारे यहाँ पे। तो मैं चाहती हूँ कि इसको और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं ताकि हमें कोई चीज़ें बाहर से ना लानी पड़े और हमारे खुद के देश में हमारी सब चीज़ें हों। कृषि प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ललित देवड़ा को कई बार काजरी से सम्मानित किया गया, जिला स्तर पर सम्मानित किया गया, वीर दुर्गादास राठौड़ समिति द्वारा भी सम्मानित किया गया और साथ ही इन्हें ढेरों पुरस्कार प्राप्त हुए। आज देखते ही देखते युवा कृषक जगत के लिए ललित देवड़ा किसी मिसाल से कम नहीं है। आज हर नए प्रयोग को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। इन्होंने पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया और अपनी खेतीबाड़ी के जीवन में इन्हें अपनाया। मैंने यहाँ मेरे फार्म पे एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी बनाई है। नॉर्मली जो डेयरी का या मेरे यहाँ पे जो भी पशुओं का काऊ डंग होता है उसको हम इसी बेड्स में डाल के और इनको सड़ाएंगे। और वर्मी कंपोस्ट जो है बेसिकली वर्म्स होता है, तो मैंने इनमें वर्म्स डाल रखे हैं। केंचुए जो कहते हैं कि किसानों के मित्र भी होते हैं, मेरे यहाँ पे सारे के सारे केंचुए जो है ही खाद बनाते हैं इस यूनिट में। और मोस्टली जो सारे के सारे अर्थवर्म्स है, इससे 60 दिन में एक तरह से आप कह सकते हैं कि लाइफ साइकिल रहती है कि इनमें आपका एक साइकिल में ये जो भी मैं ये जैसे इसमें देखेंगे आप कच्ची गोबर अभी मैंने नहीं डाली है, और ये इधर वाले देखेंगे तो ये गोबर तैयार होके एक तरह से खाद बन गई है। तो सारा का सारा केंचुए से बनाते हैं। प्रकृति का या एक तरह से ऑर्गेनिक वे में खेती करते हैं, तो ये एक बहुत जरूरी एक सेटअप है जो हर किसान को करना चाहिए। साथ ही साथ इससे निकलने वाला जो वर्मी वॉश होता है, आपको इसको स्लोप में रखा हुआ है, तो जितना भी पानी वगैरह इस पे स्प्रे करते हैं तो एक तरह से लीच आउट होके जो पानी बाहर आता है वो सारा पानी भी हम पेड़ पौधों पे स्प्रे करने के लिए या ड्रिप में चला के न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी उसके थ्रू करवा देते हैं। किसान भाइयों, अब जमाना कृषि में विविधीकरण का है। कृषि में कृषि के साथ साथ अन्य व्यवसाय भी करने का है, सरकारी मदद से आगे बढ़ने का है। ऐसा ही कुछ किया आज की हमारी सफलता की कहानी के प्रेरक किसान ललित देवड़ा ने। ललित देवड़ा के आज के इस कार्यक्रम से निश्चित ही हमें उम्मीद है कि प्रदेश के, देश के दूसरे किसान भी प्रेरित होंगे नवाचारी कार्यों को करने के लिए और सफलता की नई इबारत गढ़ने के लिए। हमारा कार्यक्रम नियमित तौर से आपको राज्य के अलग अलग अंचल के सफल किसानों की कहानियों से रूबरू करवाता आ रहा है। आगे भी हमारा यह सिलसिला जारी रहेगा। तो किसान भाइयों, अभी आप मिले हमारे सफल युवा किसान ललित देवड़ा से, जिन्होंने किसानी में, जिन्होंने खेती बाड़ी में नए आयाम स्थापित किए। हमें उम्मीद है कि आप भी इनका उदाहरण अपनाकर सफल किसान जरूर बनेंगे। हमें ये भी उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम, हमारी आज की जानकारी बेहद पसंद आई होगी। फिलहाल मैं लेना चाहूंगी इजाजत। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।